नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अहम चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे का ममता के राजनीतिक भविष्य पर गहरा असर पड़ने की संभावना भी है। ममता बनर्जी ने इस साल की शुरुआत में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के सामने वो हार गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने कल होने वाले चुनाव के दौरान वोटिंग में गड़बड़ी और हिंसा की आशंका पहले से ही जता दी, खास करके भवानीपुर में बीते दिनों जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के बाद से लगातार इस मुद्दे को लेकर मांग उठ ही रही थी। यानी कि कल भवानीपुर में उपचुनाव होने हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि खेला होबे ये सूत्र तो साल जैसे हमने देखा था कि पहले ही चुनाव के दौरान दे दिया गया था, लेकिन कल इस खेल में क्या होता है ये तो चुनाव के नतीजे बता ही देंगे। और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से जयेश व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है के न्यूज में। जयेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न ये होता है कि ठीक है, भवानीपुर में उपचुनाव होंगे, चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद तय होगा कि जीत किसकी होती है, हार किसकी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की जो जीत है वो इसमें भी मानी जा रही है कि पहले जब भाजपा ने चैलेंज दिया था ममता बनर्जी को, तब उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया, वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी सबसे जो सेफ सीट है भवानीपुर उसे पसंद किया। शायद भाजपा की ये जीत तो है। बिल्कुल आपने सही बताया। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, तभी पूरा इतिहास में 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा जी कि हमारी चक्षु के समक्ष रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, हमारी आंखों के सामने सुभाष चंद्र बोस आते हैं, हमारी आंखों के सामने महर्षि अरविंद आते हैं, हमारी आंखों के सामने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आ जाते हैं, कि जो पूरे विदेशी ताकतों के सामने ये राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर देश विदेश में घूमकर ये देश का नक्शा बनाया। आज भी महर्षि अरविंद के पुंडीचेरी में भारत माता का नक्शा प्रधान माना जाता है। यह स्थिति से दुर्दशा यह हुई कि एक प्रादेशिक पार्टी प्रदेशवाद की बात करती है, जाति ज्ञाति की बात करती है, प्रजा को खंडित करती है, कि हालांकि जहां से महामनीषी ऐसे पैदा हुए कि जिन्होंने ये राष्ट्र का नक्शा बनाया। ये बहुत बड़ी दुविधा की बात हुई है। और साथ में भाजपा जो आज युद्ध मैदान में चलती है, तब पश्चिम बंगाल के लिए, हमारे लिए ये चुनाव का तो युद्ध होता ही है, मगर एक वैचारिक युद्ध है। ये राष्ट्र को एक और नेक समझकर भारत माता हम बोलते हैं, और भारत माता का नाद, वंदे मातरम का साद, वो जो जहां से निकला है वो पश्चिम बंगाल है, वो बंगाल है। ये भूमि से जब भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है और वहां भूमि में डटकर काम करता है, तो जो लास्ट चुनाव गए हम लोगों ने देखा है कि जो भाजपा 4 से आगे बढ़कर कहां तक हम लोग पहुंचे हैं। हिंसा की राजनीति हुई है। भवानीपुर से जब ममता जी लड़ती थी, तब उनकी चुनाव में मुझे भी जाने का मौका था कुछ साल पहले जी। तभी सुभाष बाबू के प्रपौत्र जो चंद्र बोस जी जब लड़े, हमने देखा कि किस तरह से पूरी तानाशाही, पूरी गुंडागर्दी के साथ लोग अपने विस्तार में चुनाव के मत देने न जा सके। जो भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, दूसरी कोई भी पार्टी के समर्थक हो, उनके लिए पूरी उन्हें टीम और पूरी गुंडा व्यवस्था वहां पे बनाई गई है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो प्रश्न था जी, कि बिल्कुल हम ये मानते हैं कि जिस तरह से ममता लड़ी और ममता वहां पे लास्ट चुनाव में हारी, वो दोनों ही एक वैचारिक प्रक्रिया से देखा जाए तो मैंडेट उनके साथ नहीं है, वो भी हम मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे पूरी व्यवस्था उन्होंने हाथ में ले लिए। वहां पे अधिकारी जी लड़े और अधिकारी जी के सामने ममता जी हारी। आज वो भवानीपुर में आई है, वो आगे की बात हम आपसे करेंगे। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी।
प्रश्न यही रहेगा, क्या लगता है नंदीग्राम से पहले चुनाव लड़के ममता ने देख लिया कि कहीं ना कहीं अब वो ममता की फैन फॉलोइंग नहीं रही, या फिर उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदाजा आ चुका है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा होती रहती है या वहां के जो स्थानिक मुद्दे हैं, जनता उनसे भी थोड़ी नाराज है, इसीलिए उन्होंने इस बार कोई भी रिस्क न लेना चाहा और भवानीपुर पर अपनी पसंदगी ढा दी। ये भवानीपुर से पहले 2011-2016 में ममता बनर्जी उधर से चुनाव जीते हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये पसंद किया हुआ है कि हार का सामना नहीं करना पड़े, जो नंदीग्राम में हुआ है उसका पुनरावर्तन नहीं होवे, ऐसा समझ के किया है। लेकिन जो प्रियंका टिब्रेवाल को सामने खड़ा किया है भाजपा ने, मैं मानता हूँ जैसे शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया था, तो एक प्रतिस्पर्धी, एक मजबूत प्रतिस्पर्धी था। और इसमें ये हाईकोर्ट के वकील है, अच्छे हैं, बराबर है, लेकिन जो समीकरण है चुनाव का पश्चिम बंगाल में, कुछ जातिवाद पे, कुछ दूसरी कारण है, वो समीकरण को देखते हुए इनको जो मारवाड़ी जो समाज के चुनाव में जिसको खड़ा किया है, उनकी जगह पर थोड़ा मजबूत प्रत्याशी होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और पब्लिक भी ये सोचती है कि स्थानिक, जैसा इन्होंने बताया कि प्रादेशिक राजनीति है वो चल रही है उधर प्रदेशवाद की, और रीजनल लैंग्वेज के लोग, रीजनल उम्मीदवार है, उनको चांस ज़्यादा मिलता है। ये एक हमारे देश की एक ऐसा है कि सालों से ये चलता है, लेकिन प्रांतवाद की सरकार है वो लंबा टाइम नहीं चलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लंबा टाइम प्रांतवाद से ही चला है। गुजरात में भी कुछ समय ऐसा आया था दूसरे, लेकिन जो प्रादेशिक पार्टी है उनका आयुष्य कम रहता है। तो ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और उनको एक उम्मीदवार जो प्रतिस्पर्धी है वो मजबूत खड़ा करना चाहता था, ऐसा अभी लगता है। चुनाव तो कल आएंगे, कल चुनाव होंगे, उसके बाद मालूम होगा। और हाईकोर्ट ने भी कुछ हस्तक्षेप किया है, इलेक्शन कमीशन को जो है वो एफिडेविट 24 घंटे में डालने के लिए कहा है। तो ये सब परिस्थिति को देखते हुए ममता बनर्जी कॉन्फिडेंस में है और जीतेगी ऐसा भी लगता है, लेकिन फिर भी चुनाव है, अभी थोड़ा टाइम ही है, मालूम पड़ेगा। बाकी प्रतिस्पर्धी मजबूत बीजेपी को रखना चाहिए, ऐसा बीजेपी के लोग भी मानते हैं, ऐसा लगता है। जलपा जी। तो यहाँ पर ये भी उन्होंने स्पष्ट किया था जब प्रियंका जी का तय हुआ कि उनको ये चुनाव मतलब उपचुनाव जो है वो लड़ना है, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि उनकी जो लड़ाई है वो सत्ता में मौजूद उस पार्टी के खिलाफ है जिसने जनता के खिलाफ अन्याय और हिंसा को बढ़ावा दिया है। और प्रियंका टिब्रेवाल की अगर बात करें तो जिन्होंने चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें कानूनी लड़ाई जो थी उसमें महत्वपूर्ण अपनी जो भूमिका है वो अदा की थी। और उसके बाद जो अभिजीत सरकार की हत्या का जो केस है उसमें भी जो ये मामला सीबीआई के हाथों में सौंपा गया या फिर सीट का जो गठन हुआ एसआईटी का, वो कहीं ना कहीं जो पूरा श्रेय है वो प्रियंका टिब्रेवाल को जाता है। क्या यही कारण रहा कि मुद्दा भी बीजेपी का वही है कि वहां पर जो हिंसा होती है, और खास करके जितने भाजपा के कार्यकर्ता है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाई, शायद प्रियंका ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी वो हिंसा के खिलाफ, क्या यही कारण रहा था प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारने का? बिल्कुल जलपा जी, आपने ये सही बता रही है। मैं यही बात बताऊंगा कि जब प्रियंका जी का चयन किया गया तो उनके कर्तृत्व पे किया गया। भारतीय जनता पार्टी में हम जब नेतृत्व की बात करते हैं तो वो कर्तृत्व से नेतृत्व होता है, और उन्होंने जो काम करके दिखाया है, और जो हालांकि भाजपा का मुद्दा भी हमारा वहीं पर यही रहा है कि एक और राष्ट्र को खंडित करने वाले लोग, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी बातें करने वाले लोग को पूरे जोश में आपने देखा है लास्ट इलेक्शन में कि उनको स्टेज दिया गया है। कन्हैया वो शेयरिंग द स्टेज। तो हालांकि हर जगह पे कहीं ना कहीं खंडनात्मक प्रवृत्ति करने वाले लोगों के सामने वहां पे जलपा जी उन लोगों ने स्टेज दिया था। हमारी बात यही होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो यही है, मगर सबसे पहले वो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है। ये राष्ट्र अखंड होना चाहिए, ये राष्ट्र में अपीजमेंट किसी को नहीं मगर जस्टिस सभी को मिले। यही बात हम हर इलेक्शन में करते हैं, हर जगह पे करते हैं,
हर राज्य में करते हैं, हर इकाई में करते हैं, और राष्ट्रीय इलेक्शन में भी हमारी बात यही होती है। हम किसी के विरुद्ध में नहीं है, मगर जहां वहां पे जब इलेक्शन की बात चलती है तब महिला के सामने एक ओजस्वी महिला आई है कि जो इतनी बुरी परिस्थिति, वहां पे एक महिला, मैं बोलूंगा कि भवानीपुर में सही में एक भवानी लड़ रही है, क्योंकि वहां पे जाके एक राष्ट्र के विरुद्ध बात करने वाले लोगों के लिए उनके सामने चुनाव में उनको सही मायने में हम बोल सके तो उसको चुनौती देने वाली ये महिला आई है, और उनके इसलिए उनका चयन किया गया है। दूसरा, हार और जीत की जो हम बात करते हैं, हम आज भी मानते हैं कि 70% से अगर ऊपर वोट जाते हैं तो वो पूरी, क्योंकि 425 वोट से ममता जी यहां से हारे हैं। 2014 में जब इलेक्शन हुई तो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हारी थी ममता, वो यहीं से हारी है, और भवानीपुर एरिया वहीं से आया था। तो वही इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, वो आज भी मानते हैं जी। मगर साथ में एक ही बात है कि हमारी जो लड़ाई है आज पश्चिम बंगाल में और कहीं भी, वो वैचारिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई व्यक्ति के सामने नहीं है। दूसरी में बात थोड़ी सी अलग बात है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा, इफ यू अलाउ अस, कि एक ही बात है कि आज ममता अपनी सिद्धि जो वहां डालना चाहती है, लगाना चाहती है, वो अपनी राजनीतिक कारकिर्दी के लिए, करियर के लिए लगाना चाहती है। आज कांग्रेस और बाकी के जो विपक्ष मिलजुल के कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के लिए जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस आज कहीं न कहीं इकाइयों में ऐसी छोटे छोटे प्रादेशिक पार्टियों के सामने इसलिए झुक जाती है कि अपने अस्तित्व के लिए वो हमेशा लड़ाई करती आती है। और आज कांग्रेस में राहुल की लीडरशिप रहेगी आने वाले चुनावों में, हमारी पार्टी के सामने, भाजपा के सामने, और ममता अपना लीडरशिप लेने का आएगी। सच में लड़ाई तो ये लड़ाई है, और ये लड़ाई जीतने के लिए, वो युद्ध जीतने के लिए, वो अपने आप को वहां पे कुछ ना कुछ साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए काम कर रही है। जैसे कांग्रेस पार्टी में हम कहते आए हैं कि एक सल्तनत की सुल्ताना अपने शाहजादा को स्थापित करने के लिए जो कई दांव खेल रही है, और इसके लिए वो दांव के दांव में कांग्रेस खत्म होने जा रही है। और इस तरह से अपने कर्तव्य अपने कार्य है, जो गुंडा कार्य जो पश्चिम बंगाल में कर रही है ममता जी, वो अपने भार से ही टूटेगी। जी, क्या भवानीपुर में ममता जी को अभी भी कहीं ना कहीं डर है? क्योंकि अगर हम बात करें, उनका एक बयान देखें, वो जब संबोधित कर रही थी तब उन्होंने ये भी कहा, वहां पर भावुक हो गई वो, उन्होंने एक भावुक अपील भी की। उन्होंने ये किया कि मेरे लिए एक एक वोट जरूरी है। अगर आप यह सोचकर वोट नहीं डालोगे कि दीदी यानी कि ममता तो पक्का जीतेगी, तो ये शायद आपकी बड़ी भूल साबित होगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बारिश हो या तूफान आ जाए, घर पर मत बैठे रहना, वोट डालने जरूर जाना। और सबसे गौर फरमाने वाली बात कि वो आखिर में कहती है कि वरना मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी और आपको नया मुख्यमंत्री मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे जयेश जी? क्या भवानीपुर में सेफ सीट है, फिर भी अभी ममता को क्या डर सता रहा है? अभी भी नंदीग्राम की लगता है ममता जी हार अभी तक भूल नहीं पाई। मैं फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि जो ज्यादा लेवल पे ममता जी ने लास्ट इलेक्शन में जो परफॉर्म किया, जिस तरह से वहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हो, उनके सामने कई हत्याएं हुई है। इलेक्शन के समय में हुई हत्या, उनके पहले जो सालों से आज चली आती हत्या, वो खुद न खुद एक डर बताता है जलपा जी। जो सही में लड़ता है वो हत्या की बातें में, हत्या की राजनीति में आगे नहीं जाता। जो इस तरह की राजनीति करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने डर को बाहर निकाल रही है और डर को अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। और यही डर जी आज नहीं तो कल हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं, और हम सही मार्ग पे जा रहे हैं, और हम जरूर से कहें कि आज नहीं कि कल ये पक्ष की ये जो प्रक्रिया है, हम चाहते हैं कि लोकशाही में पूरे पक्ष हो, विपक्ष हो, अच्छी तरह से काम करें। मगर को राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग अपने आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसलिए उनके जो हथकंडे आज हमारे सामने दिख रहे हैं, वो सब हथकंडे जो नहीं होने चाहिए वो रास्ते पे जा रहे हैं। उनका ही डर उनको मारेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका के न्यूज में।
यहाँ पर अगर भवानीपुर उपचुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं ममता जी को नंदीग्राम की जो हार का डर है वो अभी भी सता रहा है, जो उनके बयान में से नजर आता है, जहां वो भावुक होकर अपील करती है कि हर जो वहां के रहने वाले हैं रहवासी वो वोट डालने अवश्य जाए। उन्होंने ये भी कह दिया कि वरना मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी, आपको नया मुख्यमंत्री रहेगा। क्या मुझे लग रहा है कि नंदीग्राम की हार के बाद है दीदी को, और खेला होवे के चक्कर में टीएमसी का खेला हो गया, दीदी का खेला नहीं हुआ लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम भी ये उनकी एक भूल ही थी। वैसे भवानीपुर से हर बार चुनाव लड़ना, जीतना, वहां की बहुत अच्छी एक मतलब ये बने रहना सबके प्रति, मतलब सबको बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर दीदी के प्रति था। भवानीपुर के लिए भी लोगों ने समझाया भी था, फिर छोड़ के आ गई और शुभेंदु सिर्फ उनको दिखाने के लिए एक ईगो पे आकर वहां से लड़ा ग्राम से। और देख रहे हो कि 1956 बहुत ही कम मार्जिन है, तो एक एक वोट की कीमत उनको पता चल गई है। और इसीलिए वो आज बोल रही है ना कि कुछ भी हो जाए, बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, आप वोट दीजिए। तो ये एक इतना लर्निंग मिला है कि किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और इस बार उनके सामने जो प्रत्याशी है भाजपा के जो है कैंडिडेट, वो डेफिनेटली 2 बार उनके सामने ही हारे हुए हैं, बट उनका जुस्सा कुछ और है इस बार का, क्योंकि उनके पीछे पूरी फोर्स भी लगी हुई है। और पहले जो सिर्फ 2 एमएलए थे, 2 एमपी थे, अभी उसकी जगह उनके पास 78 एमएलए है। तो पूरा भाजपा का भी मशीनरी उनके पास मिल गया है, एक कॉन्फिडेंस अलग हो चुका है। सामने दीदी का मोरल थोड़ा कम से मतलब कंपेयर टू अदर पहले का पास देखे तो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इलेक्शन आता है तभी हिंसा क्यों होती है बंगाल में। ये इलेक्शन के टाइम पे ही, जैसे ये असेंबली का इलेक्शन था तब बहुत बड़ी हिंसा हुई, हर रोज नए नए वो लाठी बल्लम खून खराबा आग तोड़फोड़ हमला धावा, जो हमले जो हर रोज हो रहे थे वो इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों हो रहे हैं। इलेक्शन जाता है सब शांत हो जाता है, तो ये किसकी मिली भगत है, किसका ये मैपिंग है, ये सब पता नहीं चल रहा है। जैसे दिलीप घोष जी के ऊपर हमला हुआ है, फिर उनके बाद वो तो इलेक्शन कमीशन पे भी गए थे भाजपा वाले, तो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि वही डेट पे होगी। तो एक ही भवानीपुर, एक ही कंस्टिट्यूएंसी, और पूरा इलेक्शन अभी मतलब ये इलेक्शन कैंसिल करने वाली जो रिक्वेस्ट गई है वो ये लेवल पे क्यों जाना पड़ता है। तो वहां की कल्चर बिगड़ चुकी है, वहां की जमीन बिगड़ चुकी है, क्या होता नहीं चल रहा है। वापिस दीदी पे आ जाओ तो आने इलेक्शन हो गया, वो सीएम बन गई, टीएमसी लास्ट टाइम की जगह बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आई, पिछले टाइम से 2 सीट ज्यादा मिली है, 3 सीट ज्यादा मिली है, तो भी परफॉर्मेंस वहीं का वहीं है। काफी सारे मतलब एक सॉफ्ट बोल रहा था कॉर्नर ही, लेकिन वो फिर डिफरेंस दिख रहा है। और या तो फिर विपक्ष इतना मजबूत हुआ है, तो विपक्ष ने भी, हम विपक्ष को भी पूछते हैं डेफिनेटली यहाँ पर, इसीलिए मैं बात करेंगे कि विपक्ष ने ये जो उनका भी जुस्सा बढ़ गया है, 2 से जो 78 पे आ चुके हैं, तो उन्होंने भी ऐसा क्या फाइंड आउट किया है बंगाल के लिए, क्योंकि हम हमारे लिए भी ये एक आरएनडी की सोच बन गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में ही, इतने हमले इलेक्शन के टाइम पे इतना सब क्यों हो रहा है। तो विपक्ष को भी हम प्रश्न पूछते हैं, अभी वो भाजपा विपक्ष में है, तो आपने ऐसा क्या आइडिया कि जो वहां बड़ा गैप था, या आपकी संख्या बढ़ने से ऐसे 2 बड़े काम क्या हुए ताकि बंगाल की जनता को लगे कि नहीं भाई पहले विपक्ष इतना मजबूत नहीं था और आज हो रहा है। तो भवानीपुर से अगर दीदी वापिस जीतती भी है, सीएम भी बनती है, तभी और क्या ऐसे काम करेंगे जो जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में बंगाल के विकास में होंगे। जयेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब मुद्दा उठाई है, अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो बंगाल चुनाव के दौरान भी हिंसा देखी गई, उसके बाद भी जो है हमले लगातार हो रहे थे, कहीं ना कहीं रेप जैसी घटनाएं हुई है, ऐसे भी आक्षेप जो थे वो किए गए थे। लेकिन सबसे हाल ही का मौका हम देखें कि जब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है दिलीप घोष, जो एक हिंसक भीड़ से घिरे नजर आते हैं, और उसके बाद देखा जाता है वीडियो में कि सुरक्षा जो कर्मी है वो उन्हें सुरक्षित बचाकर गाड़ी तक जैसे तैसे करके लेके जाते हैं। और शायद यही मसला था कि जब दिलीप घोष ने ये कहा कि अगर उपचुनाव में प्रचार ही करने नहीं देना है तो फिर उपचुनाव का मतलब क्या रह जाता है। और शायद आप दृश्य भी स्क्रीन पर देख सकते हो वो। जी जयेश जी, यही बात को लेकर इलेक्शन आयोग के पास, चुनाव आयोग के पास ये रिप्रेजेंटेशन किया गया कि इलेक्शन कैसे भी करके भाजपा के जो हम बोलते हैं कि खुले मंच होना चाहिए, खुला मन होना चाहिए, और इस तरह से चुनाव होना चाहिए। बंगाल के चुनाव आज का नहीं,
हमने अगला चुनाव, उनके पहले के चुनाव, सब चुनाव हम लोगों ने देखे, आप मीडिया ने जी। देखे कि जहाँ पे हिंसा होती ही आ रही है। जब हमारी 2 सीट आती थी तभी भी हिंसा होती ही थी, आज भी लास्ट इलेक्शन में भी हिंसा हुई है। ये चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं और नतीजे लास्ट टाइम में आए, हम फिर से कह रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि खुला मन से, खुले मंच से वहाँ चुनाव न चलने देना, ये ममता जी की फितरत रही है और अभी भी कल के चुनाव में भी उनकी यही फितरत है। और उनके बताए हुए ये चीज़ जो उसके देखते हुए हमने उनके इसके में महत्व के पूर्ण 2 एक रीज़न बताता हूँ। जी। अपने एरिया में ममता जी ने कुछ काम नहीं किए। आज भी पानी की समस्या वहीं पर वहीं है। वहीं के वो जो इलेक्शन लड़े जाते हैं वो पूरे तानाशाही ही है। मैं दोनों को एक सर तरीके से बताऊंगा कि जैसी अमेठी की हालत, जो स्थिति कांग्रेस के शासन में उनके समय में हुई, वो स्मृति जी वहां पे जीत के आई। यही स्थिति दूसरी तरह का देखा जाए तो भवानीपुरा चुनाव के क्षेत्र में, क्योंकि मैं वहां पर भवानीपुरा में बार बार जा चुका हूं। जैसे मैंने बताया कि चंद्र बोस जब लड़े थे सुभाष चंद्र बोस के परिवार से, तभी भी मैंने वहां पे देखा है कोई विकास के कार्य वहां पे नहीं होते हैं। और हाँ, वहां पे चलती है सिंडिकेट कि जो कंस्ट्रक्शन आप 10,000 में कर सकते हो कि 1 लाख में कर सकते हो, वो 1.5 लाख में होता है, क्योंकि पूरी एक लॉबी चल रही है और उनके नीचे ऐसे ही लोगों की पूरी एक हायरार्की बनी हुई, पिरामिड सिस्टम बनी हुई है और वो सिस्टम से ममता जी वहां पे चलती है। हत्याएं होती और कहीं लोगों को आहत भी होता है। मैंने वो इलेक्शन वहां पे देखे थे। वहां पे 2-3 दिन पहले भी, हम तो एक इलेक्शन के अगले दिन निकल जाते हैं, वहीं पे उनके वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जैसे हम यहाँ पे पोल बोते हैं, वहाँ उनको लॉक कर दिया जाता है लोगों को। वो लोग इलेक्शन के वोटिंग नहीं, वो मान लेते हैं कि ये लोग राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, बीजेपी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को वहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। चुनाव में वहाँ मत देने भी नहीं जा सकते। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न एक ये भी उठता है, अगर भवानीपुर के बारे में हम देखें, भले ही वो ममता जी की सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन वहां पर 40% जो मतदाता है वो गुजराती, मारवाड़ी, सिख और बिहार के रहने वाले हैं। इसके अलावा 20% की बात करें जो मुसलमान हैं, और बाकी जो 40% की अगर हम बात करें तो वो बंगाली है। यानी कहीं ना कहीं वहां पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण टीएमसी के लिए भी रहा कि कैसे हम हिंदी भाषी लोगों को अपने प्रति आकर्षित करें, जो देखा भी गया उपचुनाव के प्रचार के दौरान। अरे शायद आपने अपना आवाज म्यूट कर रखा है प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपका आवाज म्यूट है। नहीं प्रकाश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। आपके स्क्रीन पे से आपने म्यूट का ऑप्शन। जी प्रकाश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। आप लॉगिन फिर से एक बार कीजिए। प्रशांत जी, मैं आपकी ओर बढ़ना चाहूंगी। प्रश्न मेरा वही रहेगा, भवानीपुर का अगर हम गणित समझे तो 40% जो मतदाता है वो गुजराती, मारवाड़ी, सिख और बिहार के रहने वाले हैं। 20% अगर बात करें तो मुस्लिम है, और वहां पर 40% फिर से बात करें तो बंगाली है। देखिए, ऐसा है, भवानीपुर का अगर आप ज्योग्राफी समझो तो वो बहुत ही मतलब क्लोज टू कलकत्ता सिटी है। तो कोई भी आदमी जब माइग्रेट होता है कोई दूसरे सिटी से, के मेजर सिटीज जो या कैपिटल होता है उसके आजू बाजू, बाहर से कोई गुजरात में आता है तो वो अहमदाबाद प्रीफर करेगा, या मतलब मेजर सिटी बड़ौदा, राजकोट जैसा प्रेफर करेगा। अभी आप देखिए, पूरे वेस्ट बंगाल को भले इतने टाइम से है, बहुत बड़ा एरिया है, आज 2-3 मतलब गुजरात से कितना बड़ा स्टेट हुआ, गुजरात की 182 सीट्स और यहाँ की 293, बट फिर भी मेजर सिटीज आप देखो तो एक ही कलकत्ता है, बाकी कुछ नहीं है। कलकत्ता है बहुत बड़ा एज एवरेज। सो कलकत्ता के बहुत ही नजदीक भवानीपुर है, तो कोई भी बंदा आएगा वो कलकत्ता के आजू बाजू में सेटल होगा। तो इसीलिए आपने बोला गुजराती है, माही है, जैन है, सिख है, ये है, वो है, वो लोग माइग्रेट होकर वहां पर गए हुए। मैं लास्ट वीक ही कलकत्ता गया था, पता चला कि मेट्रो ट्रेन दिल्ली के साथ साथ 1989 में उसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन आज तक मैं एज अ हेरिटेज वहां पर डेफिनेटली रोड पे ट्राम चलती है, बट वो ट्राम भी अभी सिर्फ हेरिटेज के पर्पज से ही चलाई जा रही है, वरना कुछ नहीं है। तो आज तक मेट्रो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि देखिए, यूपीए सरकार में भी काम किया हुआ है, वो सरकार में
रही हुई है, भी वहां का सेंटर का कोई बेनिफिट वहां तक पहुंचने नहीं दिया है। क्या हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा R&D का सब्जेक्ट है, क्योंकि मोदी सरकार की भी अगर बात करें तो काफी सारी योजनाएं ऐसी है जो सेंटर से दी गई है, बंगाल ने ना बोल दिया कि हम ये नहीं चलाएंगे, हम यहाँ हमारी चलाएंगे। तो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी जैसा बना दिया है वेस्ट बंगाल को कि हम ही हमारा वेस्ट बंगाल हम चलाएंगे, हमको सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। और वो समझने वाली बात है कि चलो मोदी से मतलब भाजपा सरकार से या एनडीए से आपको प्यार नहीं है, आप उनके गठबंधन में रहना नहीं चाहते हो, आप उनके साथ काम करना, बट यूपीए तो आपका खुद का था, आप वही फैमिली से आ रहे हो, आप एक्स कांग्रेस ही हो, फिर भी आपने यूपीए से क्या किया कि सेंटर और स्टेट का कनेक्शन जुड़ा रहे। आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के अलावा आप आउटस्कर्ट में भी देख लो तो उतना डेवलपमेंट जो विजन होना चाहिए वो आपको ग्राउंड पे शायद नहीं दिखेगा। तभी ये होगा ना, क्यों कलकत्ता एक ही, गुजरात के लिए आप बाहर आप कहीं से भी नाम बोलो कि गुजरात के 4 डेवलप सिटीज के नाम बोलो तो लोग बोलेंगे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट है। तो उसी तरह आप कोई भी स्टेट ले लो, राजस्थान में आप देखो तो कितने सारे नाम आते हैं, जयपुर, जोधपुर, तो ये एक डेवलपमेंट दिखता है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के अलावा आप नाम बोलिए, मैं आपको भी पूछता हूँ, मैं जयेश भाई को भी पूछता हूँ कि आप 2 नाम अच्छे बोलिए कि जो वेस्ट बंगाल में घूमने लायक हो। ठीक है, वो कुछ एकदम आउटस्कर्ट में है, लेकिन वो बॉर्डर सिटीज है, वो 2 स्टेट में आते हैं, वेस्ट बंगाल में भी आता है, कहीं ना कहीं आसाम में आता है। तो उसी तरह ये डेवलपमेंट जो दिखना चाहिए, और उनके सिटीजन को सेंटर का बेनिफिट आज तक नहीं मिला है, दैट इज आई एम श्योर। ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ हमारे बीच और भी कोई विपक्ष नहीं बैठा है। तो लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आप देखो तो टीएमसी वहीं की वहीं है, उसको पहले 211 मिली थी, इस बार 213 मिली, तो टीएमसी वहीं की वहीं है, बाकी सारे विपक्ष बिखर गए, बीजेपी को फायदा मिला। तो जो होना है वो दीदी ही करने वाली है। अभी भवानीपुर का अगेन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन और वोट बैंक की दृष्टि से देखो तो एकदम परंपरा वाली सीट है, दीदी की सेफ सीट है, उनको खुद को भी कॉन्फिडेंस है। इस बार कॉन्फिडेंस क्यों हिला है, तो नंदीग्राम का एक्सपीरियंस बोलता है, या बीजेपी का एग्रेशन बोलता है, या कहीं ना कहीं कुछ कैच और है, क्योंकि कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया है कैंडिडेट, सीपीआई ने खड़ा किया है, वो भी उसी तरह सिर्फ खड़ा करने के लिए किया है। तो अगर वोट का पोलराइजेशन भी होता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि दीदी को कहीं तकलीफ होगी। दीदी अगर जीत भी जाती है, अगेन सीएम भी बन जाती है, तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, उसको वेस्ट बंगाल को कहाँ ले जाना है, इतने साल से 15 साल से मतलब स्टेडी पोजीशन पे है, तो 15 साल में उन्हें क्या विकास है, इंडिपेंडेंट मतलब एज ए व्यक्ति क्या करना चाहती है, वो बहुत ही बड़ा गैप है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अदर स्टेट की सरकार वर्सेस दीदी की सरकार। क्योंकि टीएमसी आप देखो तो अगर दीदी इतने साल से चला रही है तो उसके ही नहीं है, वेस्ट बंगाल के बाहर दीदी कहीं नहीं है, उसके एक भी ना एमपी है बाकी स्टेट में, तो एग्जैक्टली वो क्या करना चाहती है वो पता नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने पर्सनल एक एंटिटी या पर्सनल यूनियन टेरिटरी बना दिया है, वो दीदी का टेरिटरी हो गया है। तो भवानीपुर वैसे भी डेवलप नहीं हुआ है, जो जयेश भाई ने बताया ठीक है कि वहां की आप इमेज आप देख लो, उनकी कंस्टिट्यूएंसी देख लो, तो आज की तारीख में काफी सारी जगह उनके लिए भवानीपुर से ही जो एक मुद्दा बहुत बड़ा उठा था वो था माइग्रेंट वाला इश्यू, कि जो सीएए और एनआरसी की जो बात है कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए मैक्सिमम आपको भवानीपुर से मिलेंगे, मैक्सिमम आप अगर सर्वे करने जाओगे तो मैक्सिमम आपको वहां से मिलेंगे। तो ये क्या चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा कैच है, इसको हमको समझना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल की जनता को भी समझना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ भवानीपुर को क्या देना चाहती हो और पूरे वेस्ट बंगाल को, और ये जो ब्रिज में जो बोल रहा हूँ सेंटर वर्सेस स्टेट, वो ऐसे क्या वैसा है, इस बार भी 2019 के बाद भी और नई सरकार बनने के बाद भी वो ठीक है, आप गए इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन, कोरोना बहुत बढ़ गया था, बाढ़ भी बहुत बड़ी आई, दीदी ने जाके रिक्वेस्ट किया मोदी साहब को, मिल के आए और बहुत बड़ी सहाय लेके आई, शायद सेंटर ने सहाय भी किया, लेकिन वो कितनी पहुंची है, कितनी ली है, कितनी एक्सेप्ट की है। तो अगर आपने सहाय है तो उसके सामने आप माँ कार्ड क्यों, ये जो अपना आयुष्मान कार्ड है वो क्यों नहीं लेती हो, वो अभी भी आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में नहीं है, पूरे इंडिया में होगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है, इससे अपने को क्लियर कट एक पॉलिटिकल राइवल दिखता है सब हर जगह पर। तो हमें इंडिया में ऐसा पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, इतनी राइवलरी नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा क्यों हो रहा है वो तो हमको टीएमसी या दीदी ही समझा सकती है। प्रकाश जी आपकी और आना चाहूंगी, प्रश्न मेरा वही था कि वहां का अगर हम गणित देखें, क्या लगता है भवानीपुर में? प्रकाश जी हम अभी भी आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आपको शायद फिर से एक बार लॉग इन करना पड़ेगा,
आपने शायद आवाज अपना म्यूट कर दिया है। जयेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर यह भी मुद्दा था कि कांग्रेस ने अपना जो उम्मीदवार है वो क्यों नहीं उतारा, क्यों वॉक ओवर जो है वो ममता बनर्जी को दे दिया। इससे शायद कांग्रेस को ये भी था पहले से ही कि कहीं ना कहीं हम जो है वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम टीएमसी के मत ना काट दे, वो डर उन्हें सता रहा था और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ उन्होंने जो है ममता दीदी को वॉक ओवर दे दिया। क्या लगता है? बिल्कुल सीधी बात यह है कि कांग्रेस आज यह परिस्थिति में से गुजर रही है कि वो जो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकती है, न वो जनमानस में स्थित है, और इनसे जो आज कांग्रेस के साथ दुर्घटना बनी है ये है कि वो खुद तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन प्रादेशिकवाद चलाने वाले लोग, मैं प्रादेशिक सभी पक्षों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहूँगा जी, लेकिन सिर्फ प्रदेश की बात करें और वो प्रजा को भी खंडित करें, प्रजा को तोड़ने का काम करें, और आखिर में कहीं ना कहीं देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ में फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि कन्हैया जैसे लोगों को स्टेज देने वाली ये ममता और उनको फेवर करने वाली कांग्रेस, वो अपने आप में अभिव्यक्त कर रही है प्रजा के सामने, लोगों के सामने कि हम क्या हैं। और इनसे ये घटना बनती है, जैसे अभी प्रशांत गढ़वी जी ने बताया, एक बात ठीक से बताई कि ममता एक प्रदेशवाद की कौन सी सिचुएशन में क्यों कर रही है वो देखना चाहिए। मैं इनके साथ इसलिए सम्मत होता हूं कि ममता कुछ और करना नहीं चाहती है। ममता सिर्फ एक ही बात करना चाहती है कि आने वाले इलेक्शनों में अपनी सुप्रीमसी रहे लोकसभा के स्तर पर, वो अपने कैंडिडेट के तौर पे यूपीए के चाहे जो भी उनको नाम दिया जाए उनके लिए वो अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने की एक हम बोलते हैं कि वो इधर उधर वो पैर जमाने की कोशिश कर रही है। एक बात। दूसरी बात कि जो अपने आप की प्रजा के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो प्रशांत जी ने जो विषय उठाया कि न यूपीए की सरकार में न एनडीए की सरकार के आने वाली जो जितनी भी योजनाएं वो वहां पे लागू नहीं कर रही है। जब वो नहीं लागू कर रही है उनका मतलब ये दोनों हो जाता है कि चाहे यूपीए की एनडीए, दोनों के साथ उनका एक ही बात है, वो कांग्रेस के साथ भी रहना नहीं चाहती है। वो अपने आप कुछ लीडरशिप में बनाने की सोच में वो अपने विस्तारों को खत्म कर रही है। आज भवानीपुर को मैं अमेठी के साथ ही, अमेठी से भी बदतर हालत में उनको देखना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ ना कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। आज की तारीख में भी नहीं हो रहा है, तभी भी नहीं हो रहा था। और तीसरी बात हो गई कि ममता की स्थिति हम पूरे स्थिति में ये जरूर से बताएंगी कि ग्रेजुअल प्रोसेस में भाजपा जिस तरह से वहां पे आई है सीटों को लेकर, आने वाले समय में ममता उनसे डरी हुई है, सहमी हुई है, और वो डर आज जोर जोर से बोलने की ताकत में जो दिखा रही है, बाद में बेसिकली देखा जाए तो वो सहमी हुई है। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी। जब बात हो रही है कांग्रेस की, तब हाल ही में एक मुद्दा है वो काफी विवादित हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस मतलब वहां का जो अखबार है जागो बांग्ला, उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें स्पष्ट लिखा था कि राहुल गांधी विफल, ममता है विकल्प। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी है। और जिसमें क्या कुछ नहीं लिखा गया, वहां पर कांग्रेस को दूषित तालाब भी बताया गया और तृणमूल कांग्रेस ने खुद को समुद्र भी बताया। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भले ही अपना उम्मीदवार जो भी कारण रहा हो ममता बनर्जी के लिए छोड़ दिया हो, वॉकओवर दे दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो है वो अपने तेवर अभी से दिखा दिए हैं। ये एक बात है कि वेस्ट बंगाल की चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से दीदी का वजन बढ़ा जो और वैल्यू बढ़ा, और पूरे इंडिया में एक एज ए प्रोजेक्ट किया गया कि अगर मोदी के सामने अगर कोई सक्सेसफुली लड़ सकता है और उनको कुछ दिखा सकता है भाजपा के सामने, तो वो सिर्फ एक ऑप्शन दीदी है। और आज की तारीख में आप देख लो तो पूरे इंडिया में जितने भी विपक्ष है, 20-24 विपक्ष काफी टाइम इकट्ठा होने का ट्राई किया। इवन कांग्रेस ने भी मिलके जो इस बार वो ब्रेकफास्ट मीटिंग किया, डिनर मीटिंग किया, जो भी किया, तो उसमें भी टीएमसी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था कि भी वही फाइट दे सकते हैं, एक मजबूत विपक्ष के तौर पे टीएमसी खड़ा हो सकता है। और दीदी को लोग ने मतलब एग्जैक्टली मोदी के सामने कंपेयर किया। तो पीएम के कैंडिडेट एज अ पीएम कैंडिडेट 2024 अभी, और एक और लॉजिक भी समझ लीजिए, तो टीएमसी को जिताने के लिए उनके स्ट्रेटेजी थे प्रशांत किशोर, विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए। और खास करके इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से प्रशांत किशोर पूरे हर एक इंडिया में इसको छोड़ के जेडीयू को छोड़ के सबको जो मिल रहे विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए, तो उनके पास भी दो ऑप्शन है, एक शरद पवार और एक दीदी। उन्होंने भी कांग्रेस का दामन कहीं नहीं थामा है, कांग्रेस में जाने की संभावना है उनकी,
गुजरात में शायद उनकी एंट्री बहुत धमाकेदार होने वाली ऐसा सुनने में आया है, बट उन्होंने कांग्रेस के पास सामने से नहीं गए, वो गए तो शरद पवार के पास गए या दीदी के पास गए हुए। तो दीदी को 2024 में एज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मान लो या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मान लो, उस तरीके से प्रोजेक्ट करना। और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस एकदम सफाई हो गई है, सफाया हो गया है, कहीं पर नहीं है ना, 0 सीट लेके आई हुई है। तो ओवरऑल रिजल्ट में बीजेपी ने सक्सेस लिया, कांग्रेस तो वैसे भी पहले भी कहीं नहीं थी टीएमसी के सामने। तो आज की तारीख में कांग्रेस झारखंड में ऑलमोस्ट मतलब कहीं ना कहीं गठबंधन में बैठी हुई है, बाकी सारी जगह पर प्रॉब्लम में है। आज पंजाब में उनका क्या हो रहा है, तो जो बिखरती कांग्रेस है उनमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, उनके खुद के अध्यक्ष नहीं है। तो ये सब झमेले में अगर कोई स्टेबल बंदा है, अगर कोई स्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज है जो परफॉर्म करके, क्योंकि देखो शिवसेना है गठबंधन में बैठी हुई है, एक डीएमके को छोड़ के पूरे इंडिया में मुझे कोई सक्सेस ऐसी कोई पार्टी नहीं दिख रही, वो रीजनल पार्टी हो, वो लेवल का उनका कैपेबिलिटी हो, एक टीएमसी है। और आज की और लोकसभा में आप देख लो तो हाईएस्ट बीजेपी के बाद सेकंड नंबर पे अगर कोई है तो कांग्रेस को छोड़ के टीएमसी है। कांग्रेस पूरे इंडिया में लड़ती थी, तब जाके उन्होंने 54 सीट पाई है, टीएमसी सिर्फ वेस्ट बंगाल से 22 सीट लेके आई, 18 सीट लेके आई है। तो वो थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो कांग्रेस के बाद सीधा अगर ऑप्शन दिखता है तो वो टीएमसी है। तो ये सब इक्वेशन आप सेट करो तो कहीं ना कहीं दीदी को नेक्स्ट पीएम के तौर पे ये सब प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए प्रशांत किशोर हर जगह पर घूम के दीदी को आगे करना चाहते हैं। अभी पता नहीं कांग्रेस में आएंगे भी तो भी उनका नजरिया या उनका रूफ तो वही रहेगा कि भी कहीं ना कहीं दीदी को आगे किया जाए फॉर 24 के इलेक्शन। तो इसीलिए ये सब इक्वेशन। जी जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? कल भवानीपुर का इलेक्शन जो है वो ममता बनर्जी के लिए इसलिए भी जितना महत्वपूर्ण है, नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो सपने देख लिए हैं प्रधानमंत्री के तौर पर 2024 में उतरने के, चाहे ठीक है ये अलग बात है विपक्ष उन्हें, दूसरी जो पार्टी है वो कितना सपोर्ट करती है उनके स्टेटमेंट के बाद, लेकिन फिर भी ये जो चुनाव है कल का, वो ममता बनर्जी के लिए शान का सवाल है, और इसमें यदि उनकी हार होती है तो बहुत कुछ उनको खोना पड़ेगा, ये भी निश्चित बात है। लेकिन उन्होंने कुछ समीकरण ऐसे सेट किए हैं कि उनकी जीत निश्चित करके वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रही है। फिर भी कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है, वो बात उनके चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज पे दिखाई पड़ रही है, ये बात निश्चित है। और दूसरी बात कि जो पश्चिम बंगाल है वो भारत से, देश से अपने आप को कुछ अलग महसूस कर रहा है, अलग विकास, जो उसका कोई विकास नहीं हुआ है, फिर भी विकास के नाम पे वो प्रचार कर रहे हैं। एक्चुअली प्रजा समझती है कि प्रादेशिक पार्टी का उधर दबदबा रहा है, और उसका भी सामना करने के लिए अभी बीजेपी की जिस तरह प्रोग्रेस हुई है लास्ट इलेक्शन में, भले विपक्ष में बीजेपी रही, लेकिन 2024 में जो है उसका भविष्य फिर भी मुझे उज्जवल लग रहा है बीजेपी का, कि भले एक मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ की प्रजा अब समझ चुकी है कि इधर इतने साल से इधर कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, खाली बातें, हिंसा का दौर बढ़ा हुआ है जो, और वो हिंसा से प्रजा भी कंटाड़ गई है। तो खुद न खुद लगता है कि कल के इलेक्शन में भले ममता जी को कॉन्फिडेंस है कि जीतेंगे, लेकिन वो होगा भी, वो भी निश्चित लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे में डर छुपा हुआ है, ये बात निश्चित देखने मिलती है। अब चुनाव का रिजल्ट आएगा वही बताएगा कि उनकी शान का सवाल है। इधर से हार जाते हैं तो उनको फिर कहीं भी स्थान, प्रधानमंत्री का, सीएम का भी, उनको प्रजा उधर से उनसे विचलित हो जाएगी, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, जयेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। ममता बनर्जी जो है हमेशा से खुद के जो बयान है उसके लिए भी काफी विवाद में भी कई बार फंस जाती है, कई उनके स्टेटमेंट भी होते हैं जो कई पार्टियों को रास दे आते। जैसे कि अगर हम बात करें तो चुनाव के प्रचार के दौरान ही कहीं पर उन्होंने प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो उनको दुशासन तक करार दे दिया था। फिर खेला होबे भी उन्होंने एक जंग बता दी कि नहीं अब तो खेल ही होगा, और उसके अलावा भी कई स्टेटमेंट उनके आए थे। और एक बार जब जय श्री राम के नारे लगे थे तब प्रधानमंत्री स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी को इतनी बौखलाहट हुई, इनको इतना गुस्सा आया कि वो वहां पर से खड़ी होकर बोले लगी कि ये कोई तरीका नहीं है वगैरह वगैरह। अभी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भले ही हाथ उनकी ओर बढ़ाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उसको एक गंदा तालाब बताकर, खुद को समुद्र बताकर
खुद की जो छवि है वो अच्छी दिखाने का प्रयास करके कहीं ना कहीं जो विपक्ष की एकजुटता है उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। और वो वहीं से नहीं हटकी, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि सीबीआई या फिर ईडी है वो कांग्रेस व जो माकपा है उनके नेताओं को क्यों गिरफ्तार नहीं करती। यही बात आती है फिर से, श्री ममता जी का चरित्र रहा है और महत्वाकांक्षा को चलते हुए वो कांग्रेस से निकली थी, वहीं पर जाके उन्होंने अपना आगे बढ़ाया था। दिनेश त्रिवेदी जैसे एक अच्छे सांसद, उनको भी एक छोटी सी बात अपने तरीके से बताने के लिए उनको वहां से उसको निष्कासित किया था, वो निष्क्रिय हुए। कई बात होती है कि अत्यंत घमंड, अत्यंत महत्वाकांक्षा, और तीसरा मैं फिर से बताऊंगा कि राष्ट्र विरोधी चरित्र। राष्ट्र के विरोध की बात करने वाले, खंडित करने वाले लोगों को साथ में बिठाना, और जय श्री राम नारे से अगर जो विचलित हो जाती है तो अपने आप में ये बात बताती है कि जय श्री राम क्या ममता से कोई अलग बात कर रहे थे कुछ कार्यकर्ता, वहां की जनसमाज। अगर श्री राम का नाम लेना वहां पे वर्जित माना जाता है और उनको ठीक नहीं लगता, वो अपने आप में वो मानसिकता बताती है। इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में हम जो काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारी सहयोगी संस्थाएं जो काम कर रही है, वो विचार के सामने, ये दुष्प्रचार के सामने हमारा विचार कार्यरत है। और विचार को चलते हुए हमने आज तक इतनी सीटें यहाँ पे हासिल की है। चाहे हालांकि वो पार्लियामेंट में हो, हालांकि ये लास्ट विधानसभा की चुनाव में आई हो। जो ममता जी वहां पे कार्य कर रही है सालों से, उनमें कहीं ना कहीं पूरी घमंड के साथ चलने वाली तानाशाही की सरकार के स्वरूप उन्होंने काम किया है। हालांकि कुछ बात की प्रशांत जी ने, कुछ बात की कापड़िया जी ने। कांग्रेस का जो आज स्थिति है, कांग्रेस की स्थिति दूसरों की बैसाखी पर अपने आप में उनको आगे ले जाने के लिए वो कांग्रेस का एक मनोमंथन चल रहा है। मैं बोलता हूँ मनोमंथन भी नहीं है, कुछ उनके पास कोई गंतव्य भी नहीं है। वो चाहे वो कहाँ एक्सीडेंट होके कहाँ पे उनका समाप्ति हो जाए, उनके हुए वो चलती हुई बात है। थोड़ा जिक्र किया गया अभी पंजाब के लिए भी। पंजाब की स्थिति में भी देखो कि इतना पावरफुल लीडर को साइड में रखकर जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका एक ही बाबत हम एक ही चीज कहें कि तेजोद्वेष। जो तेजस्वी है, ओजस्वी है, उसके पास कुछ भी है, वो उनको लोगों को निष्कासित करना, उनकी हम बोल सकते हैं कि उनको नहीं देखना, ऐसे लोगों के चलते हुए कांग्रेस आज धीरे धीरे, मैंने पहले भी बताया कि एक सल्तनत की सुल्ताना शहजादा को अपने वहां पे रखने के लिए, स्थापित करने की जो कोशिश कर रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है। मगर कांग्रेस से जो 37 आज से 37 के 40 जैसे इसने जो पार्टीज इतने सालों में उनके इतना विभाजन बंटवारा हो चुका है। आप आज देखिए प्रशांत जी जो बता रहे हैं कि शरद पवार, ममता बनर्जी, वो आखिर में कांग्रेस के सामने एक बगावत करने के बाद जो लोग बाहर निकले हैं, ऐसे ही लोगों के साथ, उनकी बैसाखी के साथ आज सोनिया जी की कांग्रेस जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूं कि पूरी जो योजना ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे कहीं ना कहीं उनमें जुड़े हुए लोग राष्ट्र के विपरीत काम करने वाले लोग हैं। बस यही हम प्रजा के सामने बात रखना चाहते हैं। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से जयेश जी बता रहे थे, क्योंकि प्रचार के दौरान ये भी देखा गया कि ममता बनर्जी ने अचानक से मुद्दा ये भी उठा लिया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमने 30 वर्षों तक जो है वो सीपीएम से लड़ाई लड़ी और मैंने तो कांग्रेस इसीलिए छोड़ी क्योंकि उस वक्त सीपीएम के साथ मिली भगत थी कांग्रेस की, और जो अभी भी है। उन्होंने यहां तक कह दिया, यानी उनका जो स्टैंड है ममता जी का वो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। देखिए इसको समझने के हमको क्या चाहिए, जिस तरीके से कांग्रेस चलती आई थी 1947 के बाद, आजादी के बाद सिर्फ कांग्रेस थी, हर जगह पर आगे बढ़ रही थी, हर एक स्टेट में अपना झंडा लहरा रही थी, हर एक स्टेट में एक जो बोल रहे हैं कि एक अपनी पकड़ थी, वो पकड़ धीरे धीरे छूटती जिस तरीके से दिख रही थी। या तो कांग्रेस के सामने कांग्रेस ही बड़े हो रहे थे, वो शायद ना इंदिरा गांधी को पसंद था, इसीलिए इंदिरा गांधी का जो रूप था, जो रवैया था काम करने का कि मेरे से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, और चेंजेस, रीशफलिंग और उस तरीके के करते गए। जो कोई बड़ा होता था, अगर कोई चेहरा ऐसा दिखता था कि भी ये बड़ा होगा या इसकी एक्सेप्टेंस हाई होने लगी है, उसको कैसे काटा जाए, और पवार वही रीजन से कांग्रेस छोड़ के खुद की कांग्रेस बनाई। तो कांग्रेस वर्ड का एक मीनिंग होता है हर एक जगह पर, यूके में कुछ अलग है, यूएस में कुछ अलग है, भारत में कुछ अलग है। भारत में वो विचार
बन गया, बाकी जगह गया है यूएस और यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसी तरह कांग्रेस छोड़ के खुद की कांग्रेस बनाई और वो कांग्रेस के एक्सटेंडेड आर्म बन के कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। लेकिन वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहां मेंटालिटी थी, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पसंद नहीं थी, कांग्रेस बंदा बड़ा हो रहा था, वो बड़ा होकर कांग्रेस के सामने, इसलिए उन्होंने उनके साथ हाथ, कहीं ना कहीं सीपीएम के साथ उनका को अलायंस जैसा बन गया था। वो को अलायंस को ब्रेक करने के लिए दीदी ने बहुत बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। कभी ना, आज की तारीख में देखा जाए तो दीदी का जो पिक्चर है आप देख लो कि भाई सादगीपूर्ण उनका जीवन रहता है, ठीक है, बाकी जो भी एक्टिविटी करते होंगे वो अलग बात है, बट उनका एक एक प्रोफाइल आप देख लो, उनका रहने का स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड देख, जो सादगीपूर्ण रहना, एक पिक्चर दिखाना, वो सब एक जो चीज है वो सीपीएम के सामने उनकी लड़ाई थी। उनकी लड़ाई कांग्रेस के सामने कभी नहीं। तो वो सीपीएम को हरा के जब आप 15 साल से वो राज कर रही है, बंगाल खुद का बना के बैठी है, बंगालियों को उनके सामने, क्योंकि उनका बंगाल का भी आशीर्वाद है, उस बिना आशीर्वाद 13 सीट नहीं मिलती है। विपक्ष आता है जाता है, विपक्ष से पक्ष बदलता है, और टीएमसी वही का वही है, जो मैं समझा रहा था, पहले 211 थे, आज 200। तो वो सबके बीच में दीदी का एक्सेप्टेंस, दीदी के प्रति बंगाल की जनता का वही है। तो वो दीदी को अभी रेसिप्रोकेशन करना है, उसको एंटीसिपेट करके वापिस कुछ देना है, और कुछ देने के लिए वो देश का भाग बनाना है। उसी तरह वापिस में विपक्ष के ऊपर आता हूँ कि सीए एनआरसी को लेके जो झुंबेश चला था, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप शरण दे रहे हो, आप वेस्ट बंगाल में सबको बड़ा कर रहे हो, तो वो जो मुद्दा जिस तरीके से उठा था, मुझे लग रहा है कि इस बार डेप्थ का रिजोल्यूशन आ जाएगा। वो अभी कहीं नहीं है, 2 साल से हमको ये शब्द सुनने को नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों बंद हो गया? तो वो क्या इलेक्शन के टाइम को, मतलब इलेक्शन को फायर करने के लिए था, कि सिर्फ चुनाव की एक मुद्दा के लिए बनाया गया था? अभी क्यों है, क्यों नहीं है? अभी उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? अभी सेंटर ने भी उसके ऊपर क्या एक्टिविटी किया है? कितने सीए एनआरसी, या तो जो मतलब जो नहीं, आसाम में बहुत बड़ा नंबर आया था, तो उनको डेफिनेटली एक चांस दिया गया था कि आप इतने टाइम में आप अपना डेटा प्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो। उसी तरह ये वेस्ट बंगाल में कितने लोगों को, कितने शरणार्थी पकड़े गए, कितने इलीगल माइग्रेंट को पकड़ा गया है, कितने एग्जैक्ट नंबर हमको वेस्ट बंगाल के लिए कहीं ना कहीं, तो वो भी समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल के लिए सब बनता है। तो सीपीएम की यही मानसिकता एक थी कि हमको ये जो मूढ़ीवाद वर्सेस एक दूसरा जो वाद है, ये दोनों के बीच सीपीएम बड़ा हुआ और खड़ा हुआ था, तो वो पूरा ध्वस्त हो गया। वो दीदी ने सेम सीपीएम की मेंटालिटी ही प्रोजेक्ट करके अपनी एक छवि बनाई, जो मैं बता रहा हूँ सादगीपूर्ण छवि, वो क्या सीपीएम की छवि है, बट काम उसको कांग्रेस की तरह करना था, बिना कांग्रेस। इसीलिए दीदी ने एक छवि बनाई अलग, एक पक्ष अलग बनाया, वेस्ट बंगाल में चलाया, चल गया, गलती से मानो या आशीर्वाद से मानो, चल गया। अभी उसके आगे सेंटर वर्सेस स्टेट में रहने के लिए वेस्ट बंगाल का, जो मैं घुसपैठियों का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको सीपीएम का उदाहरण दे रहा हूँ, जो जयेश भाई एक दो बार राष्ट्रवाद की जो बात दोहरा रहे थे कि राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसके सामने एज ए सेंटर और एज ए स्टेट, अभी तो विपक्ष में भी हो, मजबूत भी हो, तो ऐसे भी डेटा हम अभी ऑल विश कैसे आ रहा है एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्टली हमारी जो माइंड जो करना चाहती है एज ए सेंटर कि घुसपैठी कम हो, माइग्रेंट कम हो, जितने हैं उनको एक सिटीजनशिप मिल जाए, इसीलिए सीए आ चुका है। तो ये सब डेटा आप बाहर लाइए, दीदी का जो भी चल रहा है, क्योंकि अब तो 5 साल तो है ही, अगर दीदी हार गई तो कोई और सीएम आएगा उसका भतीजा जैसा कोई और जो भी आएगा वो पपेट आ जाएगा। अब तो अगर दीदी हार गई तो, क्योंकि सरकार बैकसीट पे तो ड्राइविंग वाली है, तो दीदी कुछ नया रवैया अपन चलाएगी अपना खुद का, या कुछ नया एजेंडा लेके आएगी। अगर दीदी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वो विपक्ष को एकजुट करेगी, घूमेगी, मौका मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी तैयार रहना पड़ेगा। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर तो ऐसा है कि भवानीपुर में जब कल उपचुनाव होने वाले हैं, सब यही कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं कि अब ये दौरान कहीं ना कहीं कोई हिंसा न हो जाए, क्योंकि जो बंगाल के चुनाव में देखा गया, चुनाव के बाद भी देखा गया, डर अभी सबको यही है कि कल इतना बड़ा जब उपचुनाव होने जा रहा है तो कहीं हिंसा ना हो जाए, या फिर चुनाव के बाद परिणाम के पहले भी कहीं ना कहीं कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। हिंसावाद है, पहले के चुनावों में, भूतकाल के चुनावों में ये बंगाल में चलता ही आ रहा है,
और अभी भी जो ये चल रहा है, उधर प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है। और ये सब लोग समझते हैं कि इनके पास जो कायदे जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो ये कभी भी चुनाव से पहले ही अब भड़काऊ भाषण करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन चुनाव के पहले हिंसा होती है। और हिंसा को कहीं भी लोकशाही में स्थान नहीं होते हुए भी बंगाल में ये हर साल होता रहा है, हर इलेक्शन में होता रहा है। और जो उधर का जो विकास है, वो इसके कारण सब रुका हुआ है। और कल की हिंसा में भी, कल की चुनाव में भी हिंसा होगी, ऐसा निश्चित रूप से पब्लिक को मान रही है कि कुछ न कुछ ये लोग करते ही है ऐसा। अब उसके कारण बहुत है, जो वोट बैंक के है, ऐसा सब करके जनता को उनके पास भविष्य का कि हम प्रजा के हित में क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं। कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है इतना मजबूत कि जो प्रजा उनसे आकर्षित हो सके, ऐसा प्रजा समझ रही। एजेंडा बिना की टीएमसी है, ऐसा अभी बंगाल की प्रजा महसूस कर रही है जल्दबाजी। जयेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा। ये भी है कि भवानीपुर उपचुनाव के बाद जो है वो क्या होगा, मतलब किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, उसके बाद बंगाल का दृश्य क्या होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अमित शाह की, तो उन्होंने पहले सोनार बांग्ला का सूत्र दिया था। तो प्रश्न ये भी है कि हार मिले या जीत मिले, बंगाल में भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? और प्रश्न ये भी है कि अलग अलग इलाकों में हमने देखा था कि चुनाव के बाद भी काफी हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी की भी घटनाएं घटित हुई थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उनसे बात भी की थी। यानी आगे भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा, या हिंसा के खिलाफ इसी तरह भाजपा जो है वो हमेशा अग्रसर नजर आएगी? क्या स्टैंड रहेगा भाजपा का? बिल्कुल जल्पा जी, आज का जो मैंडेट हमको मिला है कुल मिला के, वो तो हम विपक्ष में ही है। तो विपक्ष के हमारे रोल में कंस्ट्रक्टिव होकर बंगाल के लिए जो करना पड़े वो हम करेंगे और डट कर ये युद्ध लड़ेंगे। क्योंकि एक हिंसा की राजनीति, एक अलगाववाद की राजनीति, कहीं ना कहीं जाति ज्ञाति, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह बातों में खंडनात्मक कार्य होती हुई राजनीति, उनके सामने हम लड़े थे, पहले भी लड़ते थे और आज लड़कर जो हमारी सीट कभी नहीं आती थी, इतनी सीट लेकर हम पूर्ण रूप से जो विपक्ष है, तो विपक्ष के रूप में हम जब वहाँ पे बैठे हैं, तो मैं फिर से बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव काम होगा, राष्ट्रवाद की बात होगी, भारत के साथ हर जो राज्य है हमारे, वो हर राज्य में पूरी की पूरी तरह कहीं ना कहीं हम कुछ अलग थलग है ये भावना न बह के उनके लिए हम काम करते थे, वही काम करेंगे। और साथ में हम जरूर से बताएंगे कि हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, हम विचार से जुड़े हुए लोग हैं, भारत माता की जय बोलने वाले हम लोग हैं। तो और जनता भी है, तो वहीं कहीं ना कहीं कोई मिसकंसेप्शन करते हैं, कहीं ना कहीं किसी को, कोई पूरे वर्ग को अलगाव की ओर ले जाते हैं, तो उनके लिए काम हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। आज पूर्ण रूप से हमारा काम विपक्ष का है, विपक्ष में रहकर जो हो सके वो हमारा बढ़िया से अच्छा सा काम करेंगे। क्योंकि सरकार नहीं बदलेगी, हम लोग, हमारी रियलिटी है, कल चुनाव होने वाले हैं, सरकार बदलने वाले नहीं है, तो सरकार के रूप में हमारा काम करो। कुछ अगर हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाए या तो फिर राष्ट्रपति शासन। ये भी देखा गया था एक राज्य में कि जहां पर मुख्यमंत्री जो बन बैठे थे वो हार गए थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ था वो भी दृश्य बहुत ही क्लियर है। तो दंगल देश का में आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्ते। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि भवानीपुर उपचुनाव खेला होबे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पहले ही जब बंगाल के इलेक्शन थे उस दौरान ही ये सूत्र दे दिया था कि खेला होबे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रचार जो है वो किया था बंगाल में, तब बौखलाहट में ही सही ममता बनर्जी ने काफी कुछ बयान भी दी है। वहीं से उन्होंने ये सूत्र भी दे दिया, ये ऐलान भी कर दिया कि अब तो खेल ही होगा। फिर यूं के कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी के भी काफी करीबी माने जाते थे, टीएमसी के बहुत बड़े नेता थे, वो बीजेपी का उन्होंने दामन थाम ले लिया, बीजेपी की ओर वो आ गए।
कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा भी ममता बनर्जी को चैलेंज दिया गया था और ममता बनर्जी को लगा कि क्यों नहीं भाजपा को हम कुछ करके दिखा दे, और उसी के चक्कर में उन्होंने भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम, जहां से शुभेंदु अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ने वाले थे, वहीं पर वो जा खड़ी हुई। तभी ये मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ था कि भवानीपुर को छोड़ के नंदीग्राम जाने की ममता बनर्जी को क्या जरूरत है। ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं यूं लगा कि ये वो सबक स्थापित कर देगी कि अगर टीएमसी छोड़कर कोई भाजपा में जाता है या दूसरी तीसरी किसी पार्टी में जाता है तो क्या होगा। उन्हें दिखानी थी अपनी ताकत, लेकिन हो गई गड़बड़। ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, शुभेंदु अधिकारी उन्हें हरा गए। फिर भी कहीं ना कहीं टीएमसी की जो बहुमत सीटें आई थी उसके दम पर ममता बनर्जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर कायम रखा, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ली। 6 महीने में उन्हें किसी ना किसी सीट पे से चुनाव जीतना ही था, इसीलिए भवानीपुर में इस्तीफा गिरा गया। इस बार ममता बनर्जी ने सोचा कि नंदीग्राम वाली जो गलती है वो फिर से दोहरानी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता था कि अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो यहां से तो वो मुख्यमंत्री पद से हटी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो सपने देखे हैं 2024 के लिए वो कहीं ना कहीं पानी में मिल जाएंगे। भवानीपुर में अब उपचुनाव होने वाले हैं। अगर भाजपा की बात करें तो प्रियंका टिब्रेवाल, जो हमेशा से हिंसा के खिलाफ आवाज उठाती आई है, ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम था कि जब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो अभिजीत सरकार के हत्या का मामला तक पहुंचा। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था चुनाव से पहले ही, जब उनका नाम तय हुआ, कि ये जो उनकी लड़ाई है वो हिंसा के खिलाफ है, ये उस पार्टी के खिलाफ है जो कहीं ना कहीं हिंसा के खिलाफ उन्होंने मौन रखा था, उन्होंने चुप्पी साधी थी। अब देखना यही होगा कि भवानीपुर इलेक्शन में वहां की जो जनता है वो किसे चुनती है। चुनाव में भी यही देखा गया। भवानीपुर में भी ममता बनर्जी घर घर जाकर प्रचार करती नजर आई। उनकी बौखलाहट भी कई मौकों पर देखी गई। उन्होंने भावुक होकर अपील भी की कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप घर पर मत रहिए, आप वोट डालिए, वरना मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी, कोई और नया मुख्यमंत्री आपको मिल जाएगा। सामने प्रियंका टिब्रेवाल की बात करें तो वो भी लोगों के बीच नजर आई, बातचीत भी करी, और भाजपा ने तो यहां तक जो अपना सूत्र है वो दे दिया था। एक नया टाइटल वीडियो भी आखिरी दिन देखा गया कि अब खेला नहीं होगा, न्याय होगा। यानी ममता बनर्जी का सूत्र माने तो खेला होबे, भाजपा का सूत्र माने तो न्याय होगा। अब देखना यही होगा कि भवानीपुर में आखिरकार चुनाव में क्या होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वोट डालने के लिए कितने लोग जाते हैं, क्योंकि हमेशा से बंगाल में हर एक जो पार्टी है जो विपक्ष में रहती है वो हमेशा से आक्षेप करती आई है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के द्वारा जहां उन्हें लगता है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं जो लोग जुड़े हैं वो उनकी विचारधारा से नहीं जुड़े या उनके मत में ये अड़ंगा बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर हिंसा देखी जाती है या फिर ये किन प्रकार से उन्हें रोकने का भी प्रयास किया जाता है। भाजपा ने तो पहले से ही बता दिया है कि भवानीपुर में क्या गड़बड़ी होने की आशंका है। अब देखना यही होगा कि दिलीप घोष की अगर हम बात करें, उनका एक बयान याद आता है जब हिंसा हुई, जब उन पर किसी कार्यकर्ताओं का जो टोला था जो टीएमसी ने करवाया है, ऐसा दिलीप घोष का कहना है, जो उन पर हमला करने के लिए वहां पर पहुंच गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उपचुनाव का अर्थ क्या है अगर चुनाव में प्रचार ही नहीं करने दिया जा रहा है, जिस पर से ही ये मानसिकता स्पष्ट हो जाती है कि भवानीपुर इलेक्शन में कल जो होना है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी का भी अंदेशा है, कहीं ना कहीं हिंसा ना हो, ऐसी ही सब प्रार्थना भी कर रहे हैं। भवानीपुर में सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद क्या होता है, क्योंकि चुनाव में देखा गया था टीएमसी को जीत मिली, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी बन गई, लेकिन हिंसा का जो सिलसिला है वो वहां पर ऐसा का ऐसा ही कायम रहा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को भी वहां के राज्यपाल को ये दिखाना पड़ा कि वहां पर जो हिंसा हो रही है वो गलत हो रही है। अब भवानीपुर में ये खेला हुआ होता है या फिर न्याय होता है, ये तो चुनाव के नतीजे बता ही देंगे, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अब बंगाल की जो सूरत है वो किसी भी सूरत में बदलनी चाहिए। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी रहती है या फिर आगे क्या होता है, और बंगाल जो है वो सोनार बंगला बन पाता है या नहीं बन पाता। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।